सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ पंच ईद स्पेशल में आप सबको खुश आमदेद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो नाजरीन। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज बहुत ख़ास मेहमान जिनको हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त स्पीकर सिंध असम्बली हैं। बड़ा ही अहम ओहदा और बड़ा ही मुश्किल टास्क भी है, कैसे संभाल रहे हैं ये भी आज हम उनसे पूछेंगे। हमने इन्वाइट किया जनाब सैयद उवैस कादिर शाह साहब को और सबसे इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में ये है जो मैंने लर्न की कि इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली लेकिन उसके बाद सियासत में आ गए। अब ये क्या बैकग्राउंड था, क्या मामला थे, सियासत में इंटरेस्ट कैसे हुआ, सियासत ने किस तरह से इनको अपनी तरफ खींच लिया, सारे बात करेंगे। हमें इन सारे मामलों पर इनसे डिस्कशन होगी। ईद कैसे मना रहे हैं तो ये सबसे पहले यही सवाल इनके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने वक्त निकाला आज के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और आपके शो को देखने वाले जितनी हमारी पाकिस्तानी कौम है उनको भी मेरी तरफ से सिंध असेंबली की तरफ से बहुत सारी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले पहला सवाल ये कि एक आम आदमी से कितनी मुख्तलिफ होती है एक सियासतदान की ईद? देखिए, जो सियासतदान है और जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो सारा टाइम और उसकी जो सारी मेहनतें कोशिशें अपने लोगों के लिए होती हैं जो उसके हलके के हैं। और अगर हलके वाइज आप बात करें तो एज अ पॉलिटिशियन आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आपको ईद भी उसी तरह अपने लोगों के साथ मनानी चाहिए और ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। हमारे पास स्पेशली सक्खर में हमारी ईद इस तरह होती है कि नमाज़ पढ़ी, नमाज अदा करने के बाद हम फ़ौरन सबसे ईद मिलना शुरू कर देते हैं। तो पूरे हलके के लोग अब आते हैं, ईद मिलते हैं, मुलाकातें रहती हैं और ये ईद के तीनों दिन ये सिलसिला जारी रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि पूरे सिंध में भी इसी तरह होगा, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में। इवन कराची में भी मैं जब सुनता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियन से जो कुछ अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखते हैं, अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस तो सब हैं तो मिलते हैं, वो भी यही बताते हैं कि सर ईद के तीनों दिन अपने हलके में अपने अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ ईद की खुशियाँ बांटी, सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिले, सबके पास आए गए। तो एज ए पॉलिटिशियन ईद तो इसी तरह ही हमारी सबकी होती है और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ईद इसी जोश व खरोश से मना रहे हैं कि अपने लोगों में, अपने हलके में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ के ईद मनाएंगे। फिर ईद के 3 दिन गुजारने के बाद, 4 दिन गुजारने के बाद जब बजट सेशन होगा तो फिर कराची वापसी हो। तो शाह साहब, जो खाने पीने के ज़रा शौकीन अफराद होते हैं उनके लिए ईद बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो बड़े हम देखते हैं कि जोशो खरोश से ईद मना रहे होते हैं, दावतें भी अटेंड कर रहे होते हैं, दावतें कर भी रहे होते हैं। तो आपके लिए, आप गोश्त खोर हैं वैसे? देखिए जी, ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा कि माशाल्लाह चटपटी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ रहा है। अच्छा। बचपन से। फिर यूनिवर्सिटी में आए तो यही हलीम, निहारी, कढ़ाइयाँ, पाए, ये चीज़ें खाने का बचपन से शौक़ है और मैं बिल्कुल इस ईद को बहुत इन्जॉय करता हूँ क्योंकि जब सबसे मिलना मिलाना होता है, दावतें भी होती हैं, ख़ुद खिलाते भी हैं, दावतें खाने भी जाते हैं। तो स्पेशली इस ईद पे जो मुख्तलिफ़ अक़साम के जो बने हुए चटपटे खाने होते हैं उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। कराची के वैसे मैंने देखा है मर्द हजरात जो हैं वो खाने पीने में, बनाने में भी, यानी कुकिंग करने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो आपका कुछ ऐसा शौक़ है? सिंध के लोगों में क्या रवाज है? देखिए, बहुत से हमारे दोस्त खुद बहुत अच्छे कुक्स हैं, वो बनाते भी हैं और खिलाते भी हैं हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं सकता। लेकिन जहाँ कुछ चीज़ अच्छी बनी हुई होती है वो खाने ज़रूर चला जाता हूँ। स्पेशली अगर कुछ ये निहारी, हलीम, पाए और इस किस्म की चीज़ हो तो मैं बड़े शौक़ से जाता हूँ वहाँ पे खाने। और दोस्तों को सबको पता है कि ये चीज़ें पसंद हैं तो वो पहले इनवाइट करते हैं तो कोशिश करता हूँ वक्त से पहले पहुँच जाऊँ। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके ना सियासत की जर्नी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हमने जैसे आगाज़ अपने इंट्रो में भी कहा कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उस वक्त इंजीनियरिंग का स्कोप भी बहुत ज़्यादा था। जो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड होता था या पढ़ाई में ज़रा अच्छा होता था, अच्छा स्टूडेंट होता था, उसको इंजीनियरिंग या हम देखते थे मेडिसिन में भेज दिया जाता था। तो आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद सियासत में आना है एकदम से, ये किस तरह से हुआ? क्या बैकग्राउंड था, क्या मामला थे? देखिए जी, पॉलिटिक्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये पॉलिटिक्स एक फैमिली लेगेसी है हमारी। मेरे मामू शहीद अजीज़ुल्लाह बलोच साहब वो 70s में शहीद हो गए।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत मुतहरिक वर्कर थे और सीनियर लीडरशिप में थे, वो उस वक्त स्टूडेंट लीडर थे। फिर मेरे चचा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हयात हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्रंट लाइन लीडर्स में से हैं। और फिर मेरे मामू भी छोटे डॉक्टर नसरुल्लाह बलोच साहब, वो भी 2 दफ़ा MPA रह चुके हैं। तो ननियाल और ददियाल में दोनों ख़ानदानों में सियासत थी, तो शौक़ मुझे इस पॉलिटिक्स का शुरू से था। इवन अगर आप कहें तो कॉलेज लाइफ से ही मैं स्टूडेंट विंग में था, सपाफ में था। तो फिर हम जब यूनिवर्सिटी में आए तो पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन वो जो सियासी हलचल होती है उसका मैं हिस्सा रहा। फिर यूनिवर्सिटी जब ख़त्म की तो एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई को काम में लाना चाह रहा था। तो मैंने अपनी वो फील्ड चूज़ की, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और ये दूसरी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व। लेकिन सियासत मेरी साथ साथ चलती रही। मैं मदर विंग में काम करता रहा एज अ वर्कर। फिर पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस में भी हिस्सा लिया। फिर 2013 में मेरी फ़र्स्ट जो एंट्री पार्लियामेंट में हुई सिंध असेंबली में, वो 2013 में हुई। एज एन MPA में 5 साल MPA रहा, स्टैंडिंग कमेटी होम का मैं चेयरमैन रहा उस वक्त। और फिर 2018 में जब दूसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ तो मेरी लीडरशिप ने मुझे चूज़ किया और मुझे कैबिनेट का हिस्सा बनाया। और मेरे पास उस वक्त था पोर्टफोलियो ट्रांसपोर्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप ये आज बसेस देख रहे हैं, अच्छी बसेस देख रहे हैं कराची जी, अच्छी बसेस देख रहे हैं, ये मेरी वो जो 3.5 साल, मैं 3 साल और 8 महीने में मिनिस्टर रहा, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है दोनों। तो ये उसके बाद अब जब तीसरी दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लीडरशिप का जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि बीइंग ए स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, इस बड़ी पोजीशन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मेरे फैमिली के लिए फ़ख्र की बात है कि वो पोजीशन है और उस असेंबली का मैं स्पीकर बना हूँ जो पाकिस्तान की बानी असेंबली है, जहाँ पाकिस्तान की करारदाद पास हुई, जो पाकिस्तान की पहली नेशनल असेंबली थी। जिस जगह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पावर्स मिले, जहाँ लियाकत अली ख़ान जिस ऐवान में खड़े होकर पहली दफ़ा जो झंडा लहराया गया, जिसमें पाकिस्तान की बिफ़ोर पार्टीशन करारदाद पेश हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उस असेंबली का स्पीकर हूँ। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और मेरी लीडरशिप की मेहरबानी, और परफॉर्म कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। कैसा चल रही है वाला आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि हाउस इन ऑर्डर रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल टास्क है। आपकी लर्निंग क्या हुई है इससे? देखिए, अब पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स शुरू से की है, पॉलिटिकल थ्योरी को समझता हूँ। पॉलिटिक्स सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ के, ऑफिस में बैठ के और आप अपने फ़ैसले सुनाएं। पॉलिटिक्स है बेसिकली खिदमत का नाम। जब आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस वक्त अवाम की ज़रूरियात क्या हैं। वो बहुत सी उम्मीदों के साथ, उमंगों के साथ, ख्वाहिशात के साथ आपको वोट देते हैं, इस मनसब पे पहुंचाते हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे हलके के लोगों को, हमारे पार्टी के वर्कर्स को, जियालों को, जहां आज हम बैठे हैं। उन्होंने हमें बड़े एतमाद के साथ यहाँ भेजा है कि हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ पे बात करेंगे, उनकी चीज़, उनके लिए रास्ते हमवार करेंगे, जो इम्पॉसिबल चीज़ें उनको पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे, जो ह्यूमनली चीज़ें हम कर सकते हैं वो करेंगे। और देखें, एक्सपीरियंस ये है इसका, जो ये मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस अलग है, एज ए MPA एक एक्सपीरियंस अलग था। बीइंग ए स्पीकर आपको न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐवान को चलाना अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मेरे लिए आसान रहा है कि मैं पिछले 10 साल MPA रहा हूँ। सब MPAs को किसी भी साइड के हों, अपोजिशन हो या हमारे अपनी पार्टी के हों, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। प्यार से, मोहब्बत से सबको साथ लेके चलना बहुत आसान है। और मैंने हमेशा यही काम किया है कि विद रिस्पेक्ट दोनों साइड्स को मौका दिया है बात करने का, दोनों साइड्स को कोशिश की है कि कोई मसला ना हो इस ऐवान में जब से मैंने टेक ओवर किया है। और ये आपने देखा होगा कि माजी में जो हमारी पिछले टेन्योर की असेंबली थी उसमें आए दिन झगड़े हुआ करते थे, बहुत सी बातें होती थी जो अब सही नहीं लगता कि मैं आपके TV चैनल पे कहूँ, सबको पता है। लेकिन जब से लास्ट ईयर से मैंने टेक ओवर किया तो पहला बजट आया, और उसमें आपने बजट में देखा होगा कि सिंध असेंबली पूरे पाकिस्तान में वाहिद असेंबली थी जिसमें शोर शराबा नहीं हुआ, ज़बरदस्त, कोई गालम गलोच नहीं हुई, कोई अब्यूज़िव वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए गए, किसी की लीडरशिप पे तनकीद नहीं हुई, पर्सनल अटैक्स नहीं हुए। तनकीद इस्लाह के लिए ज़रूर की गई, वो अपोजिशन का हक है, और मैंने बोलने का सबको मौका दिया। और ये क्रेडिट अपोजिशन को भी जाता है कि वो लोग भी इस चीज़ पे
हमारे साथ मुत्तफ़िक थे कि वाकई हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जो आने वाले वक्त में हम ये कह सकें कि सिंध असम्बली जिस तरह कानून साज असम्बली है और एक्ट्स बनाने में, कानून बनाने में सबसे पाकिस्तान में लीड कर रही है, सबसे ज़्यादा लॉज सिंध असम्बली ने पास किए हैं, तो इस तरह ये भी सिंध असम्बली को क्रेडिट जाए कि बजट इजलास बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुली हुआ और सीएम साहब ने ख़ुद चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये कहा कि 12 साल में ये पहला बजट है जो मैं स्पीच कर रहा हूँ और पूरी असेंबली इसको गौर से सुन रही। ज़बरदस्त। तो ये मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में आप पोलाइट हैं और जिस तरह से आपने पेशेंस के साथ ये असेंबली वाले मामला देखें, ये पेशेंस क्या शुरू से आया था? शादी में रूठी हुई बीवी को मना कर आया था ऑन अ लाइटर नोट कि ये आसान काम लगता है आपको, या फिर रूठी हुई अपोजिशन को मनाना? देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग अपोजिशन को, रूठी हुई अपोजिशन को मनाना बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है। ये तो आपने कंट्रोवर्शियल बात कर दी, क्योंकि आपकी वाइफ जब देखेंगे तो वो आपसे गिला शिकवा करेंगी। मैं घर में ही बैठा हूँ, लेकिन आपके टीवी चैनल पे कोई गलत बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम जब असेंबली में आते हैं तो ओथ लेते हैं, तो अंडर ओथ अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगी तो मैं फिर इसको रिपीट करूँगा कि अपोजिशन के अरकान बहुत प्यारे हैं मेरे भाई, वो आराम से मान जाते हैं। हाँ। अब बेगम साहिबा के सामने चुप रहना पड़ता है। अच्छा, ये इसका मतलब ये हर घर का मामला है जी। अगर मेरे अलावा आप किसी और पॉलिटिशियन से पूछेंगी या जितने भी मर्द हजरात हैं जिनसे भी आप पूछेंगी तो वो यही कहेंगे कि बेगम साहिबा की सिर्फ सुननी पड़ती है, बोलने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आप फैमिली की बात करें तो आपने अभी लेगेसी की भी बात की, जैसे पॉलिटिक्स आपकी लेगेसी में है, तो मैं ये लेगेसी आगे कंटिन्यू करेंगे? आपके जो बच्चे हैं क्या वो सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैंने बच्चों को सिर्फ ये कहा हुआ है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरा बड़ा बेटा जो है उस लॉ ग्रेजुएट हो गया है, वो ही इज़ डूइंग LLM। बेटी मेरी खुद सेकेंड ईयर में है, बैचलर्स में, छोटा बेटा भी पढ़ रहा है। तो इस वक्त मैंने उनको सिर्फ ये कहा हुआ है कि आपकी जो डायरेक्शन है आप सीधी रखें, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, बाद में देखेंगे। कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लाजमी नहीं है। देखें, पॉलिटिक्स है शौक़ और खिदमत का शौक़ जिसे हो, जो लोगों की बात समझ सके, जो लोगों के बीच जा सके, उनके मसाइल को देख सके, महसूस कर सके और उन्हें हल करने की कोशिश कर सके, कोशिश करे। ताकि मैं देखें, बेटा है मेरा, अगर वो इन फ्यूचर लॉयर बन के यहाँ पे आता है और वो लॉ ग्रेजुएट इंशाल्लाह हो गया है, यहाँ पे अगर वो आके कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है तो वो भी अवामी खिदमत का एक हिस्सा है कि ख़ुद भी अगर चाहे तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर केसेस बहुत होते हैं जो अवामी भलाई के होते हैं, उनको देखे, उनसे वो केसेस प्लीड करे। लेकिन बहुत सी तरीके हैं खिदमत खल्क करने के। अब ये डिपेंड करता है उन पे कि आगे चल के वो क्या चूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल इस वक्त तक टिल नाउ मैंने उन्हें कहा है कि अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे रखें। ज़बरदस्त। सियासत के अलावा किस चीज़ का शौक़ है? आपकी हॉबीज़ क्या है? इंटरेस्ट किस चीज़ में? जैसे बहुत से लोग हैं ट्रैवलिंग का बड़ा शौक़ रखते हैं, जब उनको वक्त मिलता है तो वो कहते हैं ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग इटसेल्फ आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है। सो उसमें इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या मामला है? देखिए, ये स्पोर्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं टेनिस खेलता रहा हूँ। कॉलेज फिटनेस देख के लग रहा था, मैं अभी पूछने वाली थी जी। टेनिस में खेलता रहा हूँ। अब भी दिल करता है कभी कभार अगर टाइम मिल जाए तो वर्कआउट कर लें, लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है। अब टाइम की वो, क्योंकि ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी है और यहाँ पे कराची, दैन फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों से मिलना, बहुत से इश्यूज़ ऐसे आ जाते हैं कि रात हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और रात का पता नहीं चलता। फिर जब भी कभी टाइम मिल जाता है तो कोशिश करता हूँ कि वर्कआउट कर लूँ। और जहाँ आपने ट्रैवलिंग की बात की, बहुत शौक़ है ट्रैवलिंग का, लेकिन वही बात आ जाती है कि साल में अगर 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन कहीं मिल गए तो फिर घूमने बंदा चला जाता है। या आफ्टर स्पीकर बनने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ना शुरू की हैं। पहले पढ़ता था बुक्स, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल बुक्स, कोशिश करता था, लेकिन अब ज़रा मैं उनसे हट के थोड़ी लॉ रिलेटेड बुक पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि अब उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को देखूँ और दूसरी ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं उनको ज़रा स्टडी करूँ, ताकि आपको सारी चीज़ों पे अबूर होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में हैं तो आपको सारी चीज़ें आपने पढ़नी चाहिए ताकि आप सियासत में आकर आपको कोई रिग्रेट तो नहीं हुआ कि मेरा सारा वक्त सियासत की नज़र हो गया?
मैं अगर चाहूँ तो अंडू कर सकूँ तो मैं क्या बनना चाहूँगा? नहीं, बिल्कुल मुझे रिग्रेट नहीं हुआ। बहुत ऑनेस्टली ये कह रहा हूँ, बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुशी होती है कि जब अपने हलके के लोगों के लिए कोई अच्छी स्कीम ले जाते हैं, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ले जाते हैं, जब उनके जो अवामी मसाइल है वो हल होते हैं। जब मेरे हलके में अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की जो बहुत बड़ी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस स्पेशली, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे हलके में, अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, वो मेरे हलके में, जब ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने उधर जाते हैं और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ फुल स्विंग में चल रही हैं, और जब वो हमारे हलके के लोग थैंकफुल होते हैं कि सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया, और हमारे लोग अब बच्चे यहाँ जो पहले कभी हैदराबाद, कराची और बाहर जाया करते थे, अब यहीं पे पढ़ रहे हैं। और स्पेशली बच्चियाँ, स्पेशली मैं ज़िक्र करूँगा वुमेंस यूनिवर्सिटी का, कि वहाँ हमारे जो एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत से गलत परसेप्शंस पहले डेवलप हुआ करते थे कि देखिए वहाँ बच्चियों को इजाज़त नहीं मिलती, बच्चियाँ बाहर नहीं निकलती। लेकिन आप लोग आएँ, आके विज़िट करें और देखें तो आप भी खुश होंगे कि कितनी माशाल्लाह बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही हैं लोकल, और उनको एक अच्छा मौका मिल गया। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जब ये प्रोजेक्ट्स हमारी हुकूमत की, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं लीडरशिप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चीफ मिनिस्टर सिंध का, कि जिसने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, मेरे लोगों के लिए मुझे दिए। तो इन चीज़ों को जब हम ले आते हैं ऑन ग्राउंड और वो पूरी चलती हैं चीज़ें इस तरह, तो बहुत खुशी होती है। जब एक पौधा लगाया जाता है और वो दरख्त बन जाता है तो बहुत खुशी होती है कि हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन से एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जो जनरेशन्स जिससे मुस्तफीद होंगी। ज़बरदस्त। चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन नाजरीन। सैयद उवैस शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं। उनके साथ हमारी इस वक्त चिट चैट का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ाते हैं हम इस सिलसिले को। शाह साहब, इस वक्त जो हम सियासत देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहले मौजूदा सियासत और पहले वाली सियासत अब बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप में ये चल रही है, तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं मामला? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक लीडरशिप का आप बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती बका के लिए काम किया है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम किया है। अब अगर ये आप स्टार्ट करें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, तो अभी कुछ दिन पहले जो भारत की एग्रेशन हुई थी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने जिस तरह जवाब दिया, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ थी जिसको दुनिया आज तक मानती है, और हमारी जो सलामती का एक कहते हैं कि ज़मानत है, वो है एटॉमिक पावर। हम एटॉमिक पावर हैं, एटम बॉम्ब। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ले आई पाकिस्तान के लिए। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आप बात कर रही हैं, तो अब पूरे पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जब इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप सरे फहरिस्त खड़ी होती है डिफेंड करने के लिए। जिस तरह मेरे चेयरमैन ने पूरी दुनिया में ये हमारा एक जो नैरेटिव था वो रखा, पाकिस्तान का बयानिया बताया कि हम एग्रेशन नहीं कर रहे, हम वॉर नहीं चाहते, हमारा ये तरीक़ेकार नहीं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, लेकिन अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो हम अपना दिफा करने का हक़ रखते हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, बर्री बहरी फ़ज़ाई फोर्सेस ने जिस तरह जवाब दिया, जो जवाबी कार्रवाई की, उससे पूरे मुल्क दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी इस वक्त रहते हैं उनका सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया, छाती चौड़ी हो गई। हेड्स ऑफ टू आवर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वाले इशू पे मैं दोबारा वापस आता हूँ जी। आप देखें कि 20 साल में अभी हमें कोई 17वां साल है सिंध हुकूमत जो हमारे पास है, और अगर आप सिंध हुकूमत के 17 साल पहले और आज कंपेयर करें तो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, और इसके अलावा रोड सेक्टर को आप देख लें, जिस सेक्टर में भी देखें जो तरक्की सूबा सिंध ने की है, नो डाउट अभी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें काम करना है, क्योंकि काम करने के लिए हमेशा जगह मौजूद होती है, हमें और इम्प्रूव करना है और हम इस पे काम कर रहे हैं।
लेकिन जो फ़र्क आया है वो सबके सामने है, स्पेशली आफ्टर 2022 जो बरसातें हुई, जिस तरह की आफत आई, और उसके बाद जो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न, जो उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि मैं घर बना के दूंगा। देखिए, होता ये है कि अक्सर एक परसेप्शन है इस सारे मुल्क में कि पॉलिटिकल लीडरशिप आती है और वो वादे करती है, फिर वो वफा नहीं होते। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो जो 20 लाख घर जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें से 6 लाख घर बन चुके हैं। और स्पेशली वो जो घर बन चुके हैं, चेयरमैन साहब ने कहा कि क्योंकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करती है, तो वो सारे जो लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, वो सब हमारी माँओं बहनों के नाम किए जा रहे हैं। और हमको 4.5 लाख से ज़्यादा घर की पोजेशंस हम दे चुके हैं, और स्टिल हमें जो घर बनाने हैं वो इंशाल्लाह अगले 1-2 सालों में वो प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। तो देखें, मैं एक जुमले में सारी चीज़ को समेट लूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अंडर द विजन एंड गाइडेंस ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो काम कर रहे हैं इस वक्त जिस डायरेक्शन में, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सिंध हुकूमत ने जिस तरह परफॉर्म किया है, और इंशाल्लाह जब मौका मिला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी इसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे। तो ये पंजाब साइड से इतनी तनकीद क्यों आती है? पंजाब और सिंध का मुवाजना क्यों किया जाता है? हम देखते हैं अक्सर, वैसे तो ये मौका नहीं है, लेकिन मैंने कहा चले मौका देखे आपसे मुलाकात का मौका मिला। अब पंजाब साइड से जो दोनों हुकूमतों का एक मुवाजना किया जाता है हमेशा कि वहाँ पे बड़ा काम होता है, यहाँ के मसाइल जूं के तू हैं। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी पोजीशन ऐसी है, लेकिन पंजाब साइड से अगर मुवाजना किया जाता है तो मैं सिर्फ एक लाइन में बात ख़त्म कर दूँगा। प्रोग्राम करना, टीवी पे इनॉग्रेशन करना और सोशल मीडिया कैंपेन चलाना, पब्लिसाइज करना चीज़ों को एक अलग बात है, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो देखना एक अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ तो छोड़ दें, मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने एक सवाल किया, मैं कहता हूँ कि मेरे पंजाब के दोस्त मेरे भाई हैं, सबके लिए बहुत सारी मेरे पास इज़्ज़त है, रिस्पेक्टफुल लीडर्स हैं वहाँ पे, किसी भी पार्टी के हो मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन सिंध में लोकल बॉडी सिस्टम के 2 इलेक्शंस हो चुके हैं, पंजाब अभी तक कानून भी नहीं बना सका। सिंध असेंबली ने जितने एक्ट्स पास किए हैं, जितनी कानून साजी की है, पंजाब असेंबली अपने आप को अगर उधर मवाजना अगर करते हैं तो देखें सिंध असेंबली पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। जितने फंड्स सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं और जितने फंड्स पंजाब गवर्नमेंट को मिलते हैं, इन दोनों का अगर मवाजना कर लें तो फिर भी सबको समझ में आ जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट के फंड्स पे हमेशा कट लगाया जाता है। कोई ना कोई मसला होता है, चलें इसकी बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे नहीं जाते, लेकिन उस दायरे में रहते हुए भी विजन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, और चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम जिस तरह मेहनत कर रही है, जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑन ग्राउंड जी, कोई सोशल, हाँ ये बात एक अलग है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है, इसने जितने काम किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, और प्योरली अब मतलब जो इस वक्त डिलीवर हो चुके हैं, शायद हम उनको पब्लिसाइज नहीं कर सके, हम उनको सोशल मीडिया पे वो दिखा नहीं सके, लेकिन मेरे ख्याल से ये आर्ट हमारे पंजाब के भाइयों को बहुत अच्छा आता है कि कुछ हो ना हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा दिखाते हैं जी, बहुत अच्छा दिखाते हैं, मीडिया पे बहुत अच्छा आ जाता है। सोशल मीडिया की आप बात करें, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सियासतदान एक्टिव हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत है। तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, एक्टिव हैं उस पर? जी, थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, और जिस तरह कुछ हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स भी हैं असेंबली के। पहली दफ़ा हुआ है कि सिंध असेंबली को जब मैंने टेक ओवर किया तो मैंने ये कहा कि हम सिंध असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो हमारे रेजोल्यूशंस या जो डेली बिज़नेस है, उसको भी हम हाईलाइट करें, ताकि हमारे सब सोशल मीडिया पे देखने वालों को ये पता चल जाए कि सिंध असेंबली काम किस तरह कर रही है। देखिए, सिंध असेंबली वाहिद असेंबली है जो अपना सेशन पिछले कोई 10 साल से लाइव चला रही है। अभी शायद पाकिस्तान में दूसरी असेंबलीज़ ने किया है सिंध असेंबली की देखा देखी, पहले नहीं था। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको भी लाइव दिखाएं, क्योंकि ये हमारे लोगों का, हमारे अवाम का हक है कि जो हम उनके लिए कानून साजी कर रहे हैं, जो हम उनके लिए बात कर रहे हैं, जो उनके लिए वे फॉरवर्ड बना रहे हैं, उनको वो सारा विटनेस करें, उनको देखें। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सोशल मीडिया को देखूं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक,
टाइम इतना नहीं मिलता और मैं ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर हूँ सोशल मीडिया में। अच्छा सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, अभी हम जो पाक भारत बात कर रहे थे, इसमें अब जो बुनियाद बनाया जा रहा है वो वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है, और हम पहले देख रहे हैं कि सिंध में जो पानी के मामलात हैं, या ख़ास तौर पे कराची में, वो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है। तो जब वहाँ से ये किया जा रहा है, तो हम, चूँकि आपने अभी बिलावल साहब की भी बात की, तो उनकी क़यादत में इस वक्त जो डेलीगेशन जा रहा है, कितने आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम अपना मुकदमा पेश कर पाएंगे और भारत जो इकदाम जारियत करना जा रहा है, आबी जारियत, इसमें हम उनको नाकाम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, भारत ने जो ये वाटर वॉर शुरू करने की कोशिश की, तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आवाज़ बुलंद की, और कितने भी डिफरेंसेस थे, कोई भी डिफरेंसेस हों, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, जितने भी डिफरेंसेस थे, जब इस मुश्किल वक्त में सब यूनाइट हो गए, क्योंकि और हम सारी पूरी कौम बन के हमने भारत के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाया। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि जो मिशन यूएस गया है और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी सारा उनका विज़िट प्लान है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप में है, तो मैं पुरुमीद हूँ और मैं इस यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि बिलावल साहब ने जिस तरह अपने मुल्क की सालमियत को और वो अपने मुल्क के, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को जिस तरह इन मुश्किल हालात में डिफ़ेंड किया, पूरी दुनिया में अपनी बात रखी, अपना मौक़िफ़ दिया और पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि हमारे ऊपर ये जो मज़ालिम पहले कश्मीर पे ढाए जा रहे थे, अब देखें कि पड़ोसी मुल्क हमारे साथ क्या किस तरह एग्रेशन कर रहा है, हमारे निहत्ते आम आबादियों पे हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, वो कौन से टेररिस्ट हैं, वो माएँ बहनें जो शहीद हो गई, जो भाई हमारे शहीद हो गए, उन्होंने क्या बिगाड़ा था, ये कौन से टेररिस्ट कैंप है जो शहर के बीच में है, जो इल्ज़ामात हम पे लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात, तो उसको जिस तरह बिलावल साहब ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि भारत ने जो हमारे ऊपर ये एग्रेशन किया है, हमने सिर्फ अपने आप को डिफेंस किया है। और मैं इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह बिलावल साहब ने ये अपना किरदार अभी अदा किया, अब जैसे वो वहाँ पे गए हैं तो सबको ये यकीन दिलाएंगे और अपनी बात मनवाएंगे कि हमारे साथ ये जो इंडस वाटर ट्रीटी पे ये जो इंडियन एग्रेशन कर रहे हैं और वाटर वॉर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पाबंद किया जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में है कि जमहूरियत पसंद पार्टी है। जब बजट की डिस्कशन होती है, बजट जैसे जब टॉपिक होते हैं, तो तमाम जो रहनुमा होते हैं वो ऑन बोर्ड होते हैं, उनकी सजेशंस दी जाती हैं। देखिए, ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही होता है कि बजट से पहले इवन मतलब ये पिछले 10 सालों से शुरू हुआ है, 8-10 सालों से, कि वर्कर लेवल्स पे सजेशंस ली जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमारे जो वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनसे भी सजेशंस ली जाती है, बड़े बड़े मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, पूछा जाता है कि इस वक्त ज़रूरत क्या है। और आपने अगर पिछले साल विटनेस करें, इस साल विटनेस करें, चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए, सीएम साहब गए, वो गए हर डिस्ट्रिक्ट में, पूछा है और बात की है, सबको बोलने का मौका। अच्छा देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये क्रेडिट जाता है लीडरशिप को कि वो सुनते हैं। शायद आप ये मिसाल एग्जांपल आपको पूरे पाकिस्तान में किसी और पार्टी में नहीं मिलेगा, लेकिन लीडरशिप खुद कहती है कि आप बोलें, बात करें, और ख़ुद सुनते हैं और वो नोट डाउन करते हैं और प्रायोरिटाइज होती हैं चीज़ें। जैसे इस दफ़ा चेयरमैन साहब का ये विज़न है कि जो हमारे पास पूरे सिंध से तजावीज़ आई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर डिविजनल लेवल से, फिर MPA साहिबान ने और फिर जो MNA साहिबान यहाँ पे जो सब ने तजावीज़ दी हैं, वो उसको देखते हुए पहले जो वाटर, सीवरेज और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी दी गई है, सही, एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को, इस तरह हमने प्रायोरिटाइज़ की हैं सारी चीज़ें। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स में होता है और पाकिस्तान पीपल्स में ये होता आया है, और इस बार भी बजट में उन तजावीज़ों को सरे फहरिस्त रखा गया। इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे माशी आशारी हैं, कहा जा रहा है कि अब ज़रा बेहतर हुए हैं, कुछ मामला बेहतर हुए हैं, तो हमें तवक्कुआत रखनी चाहिए बजट से कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम होगी, कुछ मामला। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपने पूछना था फेडरल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर साहब से। बीइंग अ पॉलिटिशियन आपका थोड़ा बहुत तजुर्बा। मैं तो ये कहूँगा कि मुआशी हालात कुछ बेहतरी की तरफ गए हैं और हमें सबक सीखना चाहिए। हमें ये एग्जाम्पल जो हमने सेट किया पिछले ड्यूरिंग द डेज ऑफ वॉर, जिस तरह हम यूनाइटेड हो गए, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ, जिस तरह मुझे नहीं कोई मिसाल मिलता पिछले 50 सालों में कि हम इस तरह मुत्तहद हुए हैं। देखिए, ये साबित करती है बात कि पाकिस्तानी कौम जब मुत्तहद हो जाती है और
सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हो जाए किसी भी इशू के अगेंस्ट, तो वो कोई नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। जब हम मुत्तहद हो जाएंगे, हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि हमें अब अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमें अभी पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर करना है, सोशल हार्मनी लानी है, इन इश्यूज़ पे जब हम एक हो जाएंगे तो कोई इसमें मैं आपको कहूँगा कि गलत बात नहीं कि हम फ़ौरन इन चीज़ों को अचीव कर सकें। इस वक्त कुछ आदाद और शुमार बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन शायद मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अब वो इतना बेहतर हम नहीं हुए जो हमें होना चाहिए था। प्रोग्राम के आखिर में हम थोड़ी सी फिर लाइटर सी गुफ्तगू में चाहूँगी, लाइफ में आप अपनी लाइफ में क्या प्रैक्टिस करते हैं? सिंप्लिसिटी या आपका शौक है ज़रा? सिंप्लिसिटी बंदा हमेशा सिंपल रहे, क्योंकि देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा यकसा नहीं रहती। तो कोशिश करे कि वे ऑफ लिविंग, आपका बात करना, आपका उठना बैठना, आपका मिलना इतना पोलाइट, आप इतने हम्बल रहें कि आपको कभी किसी को ये फ़र्क महसूस ना हो कि आप जब कुछ भी नहीं थे तो कैसे थे, और आप जब आपके पास अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है और आप इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं तो फिर भी आप वैसे ही। शॉपिंग का खुद शौक़ है या वाइफ करती हैं आपकी? देखें, खुद शॉपिंग का शौक़ तो है, लेकिन अगर आप ये बात करेंगी कि बेगम साहिबा करती हैं, तो जब बेगम साहिबा के साथ होते हैं तो हम सिर्फ बैग्स कैरी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, गुस्सा आपको किस चीज़ पे आता है? वैसे तो आप माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ कि वाकई आप जब किसी से बात बंदा करते तो अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला पोलाइट है या क्या उसकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत क्या है। गुस्सा किस चीज़ पर आता है? और जब आता है तो फिर करते क्या है उसमें? गुस्सा बहुत जल्दी कभी कभार आता है उन चीज़ों पे कि जब कोई आपको आके मिसगाइड करने की कोशिश करे। पता चल जाता है, लेकिन गुस्सा मेरा जो है वो 2, 2.5, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। अच्छा जी। और गुस्से में रिएक्शन गुस्सा निकाल लेते हैं वहीं पे या खामोशी ये पी जाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत कंट्रोल करूँ। कभी कभार गुस्सा निकल भी जाता है, लेकिन मेरा गुस्सा वो नहीं है कि वो फिर वो घंटों रहे और दिनों रहे और महीनों। 2, 2.5, 3, 5 मिनट के बाद फिर अपने आप को कंट्रोल करके काम डाउन करके फिर समझाता भी हूँ कि भाई कोशिश किया करें कि बंदा साफ को हो, सीधी बात करे, सच बोले और किसी को मिसगाइड करने की कोशिश ना करें। ज़िंदगी में हम देखते हैं नशेब व फराज आते हैं, तो कोई एक ऐसा वाक़या यादगार आपकी नशेब का हो या फराज का हो, अगर हम वही बात करें कि अरूजो ज़वाल में से, तो वो कोई शेयर करना चाहिए हम? देखिए, एक बात पिछले बहुत मुझे हमेशा उस पर सोचता भी हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। जब 2018 के बाद फेडरल गवर्नमेंट किसी और जमात की थी जी, और कुछ गलत केसेस बनाए गए हमारे फैमिली पे, तो देखें ये होता रहा है। पॉलिटिशियंस पे केसेस बनते हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, जेल भी चले जाते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हमारे घर की लेडीज़ को पे केसेस किए गए और उनको कोर्ट में बुलाया गया और मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं वो घर पे आके जिस तरह इंट्रूड करना, घर में घुसना और वो एक अजीब व गरीब तरीके से परेशान करना, तो वो मुझे ज़रा उस पर गुस्सा भी बहुत आया और उस पर ये भी सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं होना चाहिए। हमेशा दिन एक जैसे नहीं होते। जिस तरह मैंने कहा कि बंदे को एक वेवलेंथ पे चलना चाहिए, तो हमेशा दिन एक जैसे नहीं होते। तो ये सोचना चाहिए और ये हमारे लिए मैं तो ये कहूँगा कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में किसी के साथ इस तरह नहीं हुआ, ना माजी में हुआ, ना अब हो रहा है, ना कभी होगा, क्योंकि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। पीपल्स पार्टी का ये विज़न नहीं है, ये कोई पीपल्स पार्टी के मंशूर में या पीपल्स पार्टी के बयानिए में ऐसी कोई बात ना आप कभी देखेंगे ना सुनेंगे। कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल में हो या पॉलिटिकल प्रोविंशियल हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, MPs MNAs के साथ बहुत मजालिम हुए। अगर आप गलत ट्रेंड ये निकला था बिल्कुल बहुत। और माजी में ये पिछला टेन्योर था उसमें जो ये बात हुई उस पर मुझे बहुत गलत महसूस होता है कि गम व गुस्सा भी है और उस पर फील भी करता हूँ कि इस तरह की बातें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। सियासत में बड़े गलत ट्रेंड हम देख रहे हैं, कुछ अरसे से चल निकले हैं, और आपको लगता है इसको जाके कहीं ब्रेक लगेगा, कोई एंड होगा, ये पोलराइजेशन ये एंड होगी कहीं पे? देखिए, हमारे साथ मैंने जिस तरह अभी आपको एक वाक़या बताया जिस पे मुझे बहुत फील भी होता है चीज़ों को, कुछ भी हुआ,
लेकिन इस वक्त हम कोलिशन में हैं फेडरल गवर्नमेंट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जो आप ट्रेंड की बात कर रही हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ट्रेंड सेट किए हैं। अभी किसी के साथ पूरे सिंध में ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कोई झूठे मुकदमे नहीं है, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, कोई केसेस नहीं है ना फेडरल गवर्नमेंट में। इवन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अगर आप स्टेटमेंट्स माजी के भी सुन लें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के अगर आप स्टेटमेंट सुन लें, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई वर्कर, कोई भी लीडर बिला वजह जेल में हो, लेकिन कोर्ट्स हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाय द बुक जो चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मुल्क में। सही, जो कोर्ट्स के थ्रू हैं वो काम होने चाहिए। बाकी बिला वजह किसी पे कोई ऐसा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है। देखें, माजी में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं आपसे ख़ुद बयान कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हम खुद इस चीज़ के कायल हैं कि हम किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, ना होना चाहिए, ना होने देंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये आखिर में चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम देखते हैं यूथ बहुत बड़ी तादाद में है, और इस वक्त जो माशरा बन चुका हुआ है इसमें यूथ के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल आपका बड़ा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल हेल्थ पे बड़ा इम्पैक्ट करता है, कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आपकी लाइफ लर्निंग लेसन हो और वो आप देना चाहें? देखिए, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान के यूथ को एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी तरफ से ये मैसेज समझें, बड़ा भाई समझ लें, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर समझ के मैं सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी केयरफुल। एक चीज़ से आप बिल्कुल उसको सोचें, उस पर उससे परहेज़ करें, उससे दूर रहें, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। आज हमारा यूथ पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहा है। बहुत आसान है अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी सेल फ़ोन को हाथ में लेके और कोई न्यूज़ पढ़ना, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इवेल्यूएट किए, बग़ैर उसको वेटेज दिए हुए आपने शेयर कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है, सही है, इस बंदे ने ये सही किया है, गलत किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी, प्लीज़ किसी भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन का आप शिकार ना हो, कोई भी डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने में किसी का ज़रिया आप ना बने। आप इवेल्यूएट करें। देखें, आजकल सारी चीज़ों को, किसी भी गलत या सही ख़बर को आपने अगर जानना है तो बहुत आसान है। अब इंटरनेट के जहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, आप उनको चेक कर लें पहले, उसके बाद आप अपना मौक़िफ़ इख्तियार करें। किसी के बारे में जल्दी राय ना बनाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि इवन मैं ये कहूँगा कि ये पिछले जो हमने 1 महीना गुजारा है, इसके बाद हमारा पड़ोसी मुल्क ये भी बहुत प्रॉक्सी चीज़ें कर रहा है कि यहाँ के जो यूथ हैं उनको किसी गलत डायरेक्शन में ले जाया जाए। तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये पूरे पाकिस्तान के मेरे बच्चे बच्चियों को ये रिक्वेस्ट है, मेरे भाइयों बहनों को ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से दूर रहें और किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले सोच लें कि ये ख़बर कहाँ से आई है, किसके बारे में है, और इस ख़बर के आखिर आगे अगर फैलाने के रिपरकशंस क्या होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सैयद उवैस कादिर शाह साहब, आपने वक्त निकाला। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और नाज़रीन, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा आज के प्रोग्राम का। अपने कमेंट सेक्शन में जाके राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और जाके ईद मनाइए अच्छे तरीके से अपनों के साथ। और साथ ही साथ चूँकि ये ईद ऐसी है जिसमें आपने गरीबों का जो मुस्तहिक हैं उनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, तो ये कभी भी ना भूलिएगा और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाइए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।